मंजिल मिल ही जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सभी लोग बहुत अच्छे ही होंगे। तो मैं कृष्णा वर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल कृष्णा द इलेक्ट्रिशियन में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी। तो दोस्तों, हमने जो चैप्टर अभी तक पढ़ चुके हैं उनकी सारी वीडियोस YouTube चैनल कृष्णा द इलेक्ट्रिशियन में मैं डाल चुका हूं, उसमें अपलोडेड है। तो आप मेरे YouTube चैनल के पेज पर जाइएगा और उसमें वो देख लीजिए। सारी वीडियोस आपको अच्छे से देखना है, अध्ययन करना है, क्वेश्चन आंसर्स को आपको अध्ययन करना है। जो मैं मल्टी चॉइस क्वेश्चन डालता हूं उसमें अपलोड करता हूं, उसको भी आप अच्छे से देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए, अभी तक जो वीडियोस हमने बनाई है या जो चैप्टर हमने पढ़ चुके हैं वो हो गया था हमारा एक बेसिक चैप्टर्स। क्या हो गए थे? बेसिक चैप्टर हो गए थे, जिसमें अब हम बढ़ेंगे थोड़ा सा आगे। ठीक है, एक लेवल हम आगे बढ़ चुके हैं। ठीक है, जो सेमेस्टर वाइज जो एग्जाम्स होती थी उन सेमेस्टर वाइज में ये मान के चलिए आप एक सेमेस्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, एक सेमेस्टर आपका कंप्लीट वो वहां पर हो चुका है। तो हमने बेसिक विद्युत के बारे में जान चुके हैं कि बेसिक विद्युत क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, प्रोटॉन्स क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं। ठीक है, केबल्स किस प्रकार से बनाई जाती है, एसी और डीसी क्या होती है, प्रतिरोधों का संयोजन, प्रेरकों का संयोजन, कंडेंसर। ठीक है, बहु पॉलीफेज का चैप्टर जो हमने पिछला चैप्टर पढ़ा हुआ था। तो इस प्रकार से कई प्रकार के चैप्टर्स हैं जिनको आप अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे इस जर्नी में आगे। आज हम पढ़ने वाले हैं सेल एवं बैटरी। ठीक है, सेल एवं बैटरी। देखिए, ये शब्द से ही आप समझ गए होंगे कि सेल और बैटरी यहाँ पर किसकी बात हो रही है। यहाँ पर सीधी सी बात है, यहाँ पर हमारी डीसी की बात हो रही है। किसकी बात होती है? डीसी थ्योरी की बात हो रही है। ठीक है, इसमें से इस चैप्टर में से 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं। तो देखिए, सेल का मतलब क्या होता है? देखिए, सेल और बैटरी दो अलग अलग चीजें नहीं है, ये दोनों एक ही चीजें हैं। सेल यानी कि क्या होता है? जो डीसी धारा को संग्रहित करने वाली, डीसी धारा को जो स्टोर करती है, जो स्टोरेज करती है, उसको हम बोलते हैं क्या? सेल। ठीक है, और कई कई सेलों को मिलाकर, देखिए मान के चलिए ये कई प्रकार कई सेल हैं, इन सेलों को अगर मैं श्रेणी या समांतर या मिश्रित क्रम में जोड़ दूं तो इनका समूह क्या कहलाता है? ये जो सेल हैं, सेल 1 2 3 4 5 6, अगर इन सेलों को मैं एक साथ जोड़ दूं तो ये समूहन कहलाता है बैटरी। ठीक है, क्या कहलाता है? बैटरी। इसलिए इसमें अगर किसी में एक की बात करूंगा तो उसको सेल कहते हैं और सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। देखिए ये किस सिद्धांत पर कार्य करती है। विद्युत के मैंने आपको सिद्धांत कई प्रकार के प्रभाव बताए थे, उष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, विद्युतीय, कई प्रकार के मैंने आपको चुंबकीय प्रभाव होता है। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रभाव है विद्युत का, जिसको हम ये सिद्धांत पर कार्य करता है हमारे कौन सिद्धांत पे? रासायनिक। कौन सा सिद्धांत है ये? हमारा रासायनिक सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं? जिसमें हम इन बैटरियों के माध्यम से रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। यानी इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, जो विलयन होता है, उसमें हम धारा प्रवाहित करते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है? उससे हमारी यहाँ पर बिजली या विद्युत का स्टोर कर लिया जाता है और आवश्यकता के अनुसार उसका उपयोग हम कर लेते हैं। तो ये जो होता है ये विद्युत रासायनिक प्रभाव कहलाता है। उसके बारे में हम आगे अभी पढ़ रहे हैं, किस प्रकार से अपघटन होता है और क्या होता है और किस किस चीज, इसमें भी कई प्रकार के पद होते हैं, नियम होते हैं, फेराडे के नियम इसमें उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं? जो रासायनिक प्रभाव होता है विद्युत का, उसका उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं? देखिए, पहला तो मान के बैटरी चार्जिंग में होता है। ठीक है, बैटरी चार्जिंग में ही मैं इसका प्रयोग करता हूँ। ठीक है, जो हमारे इलेक्ट्रिक जो वाहन होते हैं, जो कार्स, बसेस जो भी है इलेक्ट्रिक वाहन होती है, उनमें इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी इसका प्रयोग करते हैं, विद्युत लेपन कहते हैं जिसके। ठीक है, धातु निष्कर्षण, धातु शोधन, धातु निष्कर्षण और धातु शोधन। ठीक है, धातु शोधन में भी इसका प्रयोग करते हैं, धातु को शुद्ध करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। ये सब मैं आपको आगे बताऊंगा किस तरह से किया जाता है। ठीक है, तो ये आप बेसिक चीज याद रखिए कि रासायनिक सिद्धांत पर कार्य करता है। डीसी स्टोरेज के जो युक्ति होती है उसको सेल कहते हैं, सेलों का समूह बैटरी कहलाता है। ठीक है, इसका इलेक्ट्रिक जो हमारे वाहन होते हैं उसमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, धातु निष्कर्षण में, धातु शोधन में, इन सब चीजों में इसका उपयोग
किया जाता है। तो ये रोजमर्रा की जिंदगी में हम इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसमें थोड़ा सा हम आगे की ओर बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, उसको हम हिंदी में बोलते हैं वैद्युतिक अपघटन। देखिए देखिए, वैद्युतिक अपघटन, ठीक है। देखिए फेराडे ने भी इसमें क्या है, 2 नियम दिए हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। पहले अपन समझ लेते हैं कि वैद्युतिक अपघटन होता क्या है। देखिए यहाँ पर जब विद्युत अपघटन मतलब किसी भी विलयन में धारा प्रवाहित की जाती है, तो वो क्या होता है, वो अपने आयनों में विभक्त हो जाती है। किसमें विभक्त होती है? आयन। एक धनायन होता है, एक होता है ऋणायन, ठीक है। धनायन में और ऋणायन, ऋणायन, ठीक है। ये धनायन और ऋणायन में विभक्त होता है। तो रासायनिक क्रिया में जो विद्युत धारा होती है वो हमें किस तरह से प्राप्त होती है? आयनों के रूप में प्राप्त होती है, ठीक है। आयन्स बोलते हैं इनको हम, एक शब्द इनका है, देखिए एक तो इनको आयन बोलते हैं और एक मूलक नाम बोलते हैं, ठीक है। मूलक, ठीक है। ये भी अगर एग्जाम में आ जाए कि मूलक क्या होता है और आयन क्या होता है, या मूलक पूछ ले तो मूलक, आयन को ही मूलक कहा जाता है। तो ये अपने आयनों में विभक्त होती है, ठीक है। किस प्रकार से होती है? इलेक्ट्रो जो लाइसिस की जो क्रिया है वो क्या होती है? जो इलेक्ट्रोलाइसिस क्रिया है, देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस यानी वैद्युतिक अपघटन। इसकी क्रिया क्या होती है? देखिए जब किसी अकार्बनिक विलयन, देखिए यहां पर मैं एक पात्र ले लेता हूं, यहां पे मान के चलिए मेरा कोई ये इस प्रकार से एक पात्र है, ठीक है। इसको क्या होता है, इसको हम बोलते हैं वोल्टामीटर। क्या बोलते हैं? वोल्टामीटर। ये देखिए, ये छोटी छोटी चीजें आपको याद रखना है। या फिर ये चीनी मिट्टी का कोई सा भी एक पदार्थ, पात्र हो सकता है, किसका? चीनी मिट्टी का, जो कहीं पे किसी भी चीज से क्रिया ना करे, ठीक है। इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है चीनी मिट्टी में, ठीक है। इसीलिए जो इंसुलेटर्स वगैरह हम लोग यूज करते हैं चीनी मिट्टी का इसलिए उपयोग करते हैं क्योंकि देखिए ये क्या है, कभी किसी चीज से क्रिया नहीं करता है, ठीक है। ये जो पात्र होता है इसको बोलते हैं वोल्टामीटर। जिस पात्र में विद्युत अपघटन की क्रिया होती है उसको हम वोल्टामीटर या चीनी मिट्टी का एक पात्र में हम इसको वोल्टामीटर कह सकते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस की क्रिया होती है, इसमें मान के चलिए कोई अकार्बनिक विलयन भरा हुआ है, ठीक है। क्या भरा हुआ है? अकार्बनिक विलयन इसमें मैंने भर दी। अकार्बनिक विलयन का मतलब ये होता है, अकार्बनिक विलयन वो होता है जिसमें CH बॉन्ड्स नहीं होते। क्या नहीं होते? CH बॉन्ड्स नहीं होते। जब इनके रासायनिक अपने उसमें विभक्त होते हैं आयंस में, तो ये CH बॉन्ड नहीं बनाते हैं, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते हैं, ठीक है। नहीं बना, उनको हम बोलते हैं क्या? अकार्बनिक विलयन, ठीक है। कभी भी अगर मान ली एग्जाम में आ जाए कि अकार्बनिक विलयन, ठीक है, क्या होता है, जिसमें क्या होता है, ऑप्शन दे दे CH बॉन्ड नहीं बनाते हैं, कुछ भी आपको एग्जाम में दे दे, तो याद रखना कार्बन हाइड्रोजन उसमें बॉन्ड नहीं बनता है, उनको हम बोलते हैं अकार्बनिक विलयन, ठीक है। चलिए अब इसमें आगे चलते हैं। मान के चलिए ये कोई अकार्बनिक विलयन है, इसमें यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है। 2 क्या होते हैं? इलेक्ट्रोड। देखिए इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, ये भी मैं आपको ये बता देता हूं। इलेक्ट्रोड का मतलब ये होता है जिसमें कि विद्युत धारा जो होती है किसी भी विलयन से बाहर अपने को प्राप्त होती है। क्या होती है? विद्युत धारा बाहर प्राप्त होती है, उनको हम इलेक्ट्रोड कहते हैं, ठीक है। कैथोड और एनोड 2 प्रकार के इलेक्ट्रोड्स होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। इलेक्ट्रोड का समझ लीजिए आप, जिनमें से विद्युत धारा की जो यहाँ पे जो भी प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से हम विद्युत धारा उस विलयन में से प्राप्त करते हैं, उनको हम कहते हैं क्या? इलेक्ट्रोड, ठीक है। चलिए अब मान के चलिए ये यहाँ पर मेरा विलयन है अकार्बनिक, मान के चलिए मेरा गंधक का है H2SO4। मान के चलिए मेरा H2SO4 एक मेरा विलयन है, यहाँ पर एक ये है, इसको मैंने यहाँ पर घोल दिया, ठीक है। इसको मैंने क्या किया? पानी में घोल दिया। क्योंकि देखिए पानी में जब किसी विलयन को, जैसे अल्कोहल वगैरह होता है ना, उसको यदि मैं पानी में घोलूंगा तो उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। तो यहाँ पे H2SO4 मेरा एक विलयन है, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करूंगा, देखिए जैसे ही मैं इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करूंगा, ठीक है, तो ये क्या होगा? अपने 2 आयंस में विभक्त हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? देखिए H2SO4 है जो, ठीक है, ये अपने आयन 2H प्लस SO4 2 माइनस, ठीक है, 2H प्लस और SO4 2 माइनस, यानी यहां पर ये माइनस आयन सल्फेट आयन हो गया, यहाँ पे ये धन आयन अपने विभक्त हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, जब इसमें विद्युत धारा में प्रवाहित करूंगा तो क्या होगा? ये है मेरा, देखो धनायन जो ये इलेक्ट्रोड है, ये है मेरा एनोड। क्या है? एनोड। और जो जहां पे ऋणायन हुआ वो क्या कहलाता है? मेरा कैथोड, ठीक है। जब मैं इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करूंगा
तो यहां से जो आयंस होंगे, यहां के जो आयंस होंगे वो कैथोड की तरफ चलेंगे, ठीक है, और जो कैथोड के आयंस होंगे वो एनोड की तरफ चलेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रोड है, ये दो प्रकार के होते हैं, एनोड और कैथोड प्रकार के होते हैं। थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा अभी। पहले आप ये समझिए कि यहाँ पे जो धनायन है ये ऋणायन की ओर भागेंगे, क्योंकि देखिए विद्युत अपघटन के फैराडे, देखिए हमने आवेश का भी नियम पढ़ा है कूलाम का, उसमें क्या पढ़ा है कि समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, और असमान आयन एक दूसरे आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये क्या होगा, एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए यहां पर जैसे ही ये एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करेंगे तो ये क्या होगा, फिर से आपस में क्रिया करके, ठीक है, फिर से H2SO4 बनाएगा और यहाँ पे इस प्रकार से H2O की क्रिया होगी और ऑक्सीजन गैस भी यहां से बाहर निकलेगी, ठीक है। तो ये होता है विद्युत अपघटन। जब विद्युत अपघटन होता क्या है, जब किसी विलयन में, देखिए सीधी सिंपल परिभाषा में बता रहा हूं आपको, ये तो आप किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। SO4 कॉपर सल्फेट का भी ले सकते हैं आप, CuSO4 का भी ले सकते हैं, इसमें Cu2+ और SO4 2- इस प्रकार से विभक्त हो जाता है। तो यहां पर मैंने H2SO4 का आपको एक उदाहरण बता दिया है, ठीक है। देखिए जब किसी अकार्बनिक विलयन, कोई भी अम्लीय या अकार्बनिक विलयन में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो क्या होता है, उसका इसकी संरचना में भी परिवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है, इसकी संरचना में परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण वो क्या होता है, जो भी इसके अंदर जो तत्व होता है, जो भी H2SO4 या भी कोई भी विलयन होता है, वो अपने आयंस में विभक्त हो जाता है। क्या विभक्त होता है, आयंस में विभक्त हो जाता है। इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं, ठीक है। अपने आयन यानी कि धनायन और ऋणायन में विभक्त हो जाता है। इस क्रिया को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, वैद्युतिक अपघटन, ठीक है। चलिए अब इसमें हम थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं आगे। जैसे मान के लिए मैंने अभी बात की थी आपसे कि इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोड के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। देखिए इलेक्ट्रोड क्या होता है कि यहाँ पर जो विद्युत धारा के आदान प्रदान या विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए प्रयोग की गई एक धातु की जो प्लेट्स होते हैं, ये प्लेट्स, इनको हम बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोड। ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका कौन सा, कैथोड, एक होता है एनोड। देखिए कैथोड क्या होता है, देखिए यहां पर देखिए एनोड, यहां पहले एनोड की बात करता हूं। एनोड वो होता है जिससे कि इलेक्ट्रोलाइट्स में से विद्युत धारा बाहर प्राप्त की जाती है या इसमें से विद्युत धारा बाहर निकलती है, उसको हम बोलते हैं यहां पर एनोड, ठीक है। और कैथोड क्या होता है, देखिए कैथोड, एनोड में यानी कि धन वाली प्लेट, ठीक है, कैथोड यानी कि ऋण वाली प्लेट, जिसमें से विद्युत धारा इलेक्ट्रोलाइट्स में अंदर प्रवेश करती है, उसको बोलते हैं हम कैथोड, ठीक है। यहां से विद्युत धारा अंदर प्रवेश करेगी और एनोड से बाहर निकलती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्या, यहां पर इलेक्ट्रोड कहा जाता है। जिससे विद्युत धारा इलेक्ट्रोलाइट से बाहर प्राप्त की जाती है, उसको हम बोलते हैं क्या, आपका ये हो गया आपका इलेक्ट्रोड, ठीक है, इलेक्ट्रोड कहा जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट मैंने आपको बता दिया। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ये होता है कि जब किसी इलेक्ट्रोलाइट या अकार्बनिक विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है तो उसकी संरचना में परिवर्तन हो जाता है और वह अपने आयंस में विभक्त हो जाता है, उसको बोलते हैं हम क्या, यहाँ पर ये जो घोल होता है इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। ये विलयन होता है, इलेक्ट्रोलाइट या विलयन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर आयंस की भी बात कर लेता हूं। देखिए आयंस क्या होते हैं, आयन देखिए, अब यहाँ पे मैं आपको इलेक्ट्रोड बता दिया, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा आयंस के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो आयन मैंने आपको बोला था, तो आयन होते हैं देखिए दो प्रकार के, एक होते हैं धनायन, एक होते हैं ऋणायन, धनायन और ऋणायन। देखिए धनायन कौन से होते हैं, धन आयन वे होते हैं, ये कौन सा है मेरा कैथोड, ये है एनोड। देखिए धन आयन वो होते हैं जो एनोड से कैथोड की तरफ क्रिया करते हैं। इस एनोड से इस इलेक्ट्रोड जो लगा हुआ है एनोड वाला, इससे ऋण आयन की ओर जो गति करने वाले जो आयंस हैं उनको कहते हैं हम धन आयन। क्या कहेंगे, जो एनोड से कैथोड की ओर गति करते हैं, एनोड यानी कि धनायन से ऋणायन की ओर गति करते हैं, उनको हम कहते हैं धनायन। जो कैथोड से एनोड की तरफ गति करते हैं, ठीक है, जो कैथोड से एनोड की तरफ गति करते हैं उनको हम कहते हैं ऋण आयन कहा जाता है, ठीक है। तो ये होते हैं आयंस, ठीक है। ये पूरी जो थ्योरी होगी ये इन्हीं आयंस पर डिपेंड करेगी।
देखिए, तो आपको इलेक्ट्रोलाइट से समझ में आया, विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है वो समझ में आया, ये जो पात्र होता है उसको वोल्टामीटर कहा जाता है, ये समझ में आया। ठीक है, आपको इलेक्ट्रोड समझ में आए, ये इलेक्ट्रोड होते हैं। ठीक है, और आयन समझ में आए, धन आयन, ऋण आयन क्या होता है। देखिए, आप कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर कैथोड, देखिए कैथोड जहां भी शब्द आए यानी कि वहां पे किसकी बात हो रही है, ऋण आयन की बात हो रही है। जहां पे हाँ, और एनोड जहां पे लिखा है वहां पर आप समझ लीजिए कि धन आयन की बात हो रही है। ठीक है, ये मोस्ट आईएमपी चीज है, इसको तो आप बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। ठीक है, जहां पर कैथोड की बात होगी वहां पर ऋण आयन समझ लीजिए, जहां एनोड की बात होगी वहां पर धन आयन कहा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक जो पद हैं वो हैं। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए, एक चीज आती है यहाँ पर संयोजकता। ठीक है, एक चीज और आती है संयोजकता। संयोजकता क्या होती है, देखिए अपन ने पढ़ा है परमाणु भार, परमाणु क्रमांक के बारे में पढ़ा है। संयोजकता का मतलब ये होता है, जैसे मान लो एक हाइड्रोजन परमाणु है। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु है, इसकी संयोजकता कितनी है, मान के चलिए 1 है। तो किसी भी तत्व, ठीक है, संयोजकता यहां पर लिख देता हूं मैं, संयोजकता किसी भी तत्व के रासायनिक संयोग में भाग लेने की क्षमता। ठीक है, किसी भी तत्व, मान लो हाइड्रोजन है, इसकी क्षमता कितनी है, 1 परमाणु की है। ठीक है, 1 परमाणु, तो इसकी क्षमता कितनी हो गई, 1 परमाणु। यानी कि किसी भी तत्व की रासायनिक संयोग, जो रासायनिक संयोग हम कर रहे थे अभी, आयन से बदल रहे थे उनको, उसमें भाग लेने की क्षमता क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, संयोजकता। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक रासायनिक तुल्यांक का नाम आता है। ठीक है, रासायनिक तुल्यांक। रासायनिक तुल्यांक देखिए, आप सीधा सीधा ये समझ लीजिए कि रासायनिक तुल्यांक का मतलब होता है, रासायनिक तुल्यांक, इसको Z से डिनोट किया जाता है। रासायनिक परमाणु भार बटे संयोजकता के अनुपात को क्या कहते हैं, परमाणु भार और संयोजकता के अनुपात को रासायनिक तुल्यांक कहा जाता है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। देखिए, इसको आप बिल्कुल रट लीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में आता है कि बताइए विद्युत रासायनिक तुल्यांक किस किस का अनुपात है, तो परमाणु भार का अनुपात है और संयोजकता का अनुपात को हम क्या कहते हैं, रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। इसका क्या होता है, ग्राम प्रति कुलाम। इसकी इकाई, हालांकि ये एक रेशियो है, तो कोई भी चीज अगर रेशियो में, अनुपात में होती है, इसको इकाई नहीं होती, फिर भी हम ग्राम प्रति कुलाम में इसको डिनोट कर सकते हैं। तो इसको हम दर्शाते हैं Z से। ठीक है, परमाणु भार बटे संयोजकता, ये होता है हमारा क्या, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। इसमें हम एक उदाहरण ले लेते हैं। मान के चलिए जो हमारा ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है, 2 होती है, इसका परमाणु भार होता है 16। ठीक है, तो अब मुझे इसका रासायनिक तुल्यांक निकालना है। तो देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन का भार कितना हो गया, 16। ठीक है, और इसकी संयोजकता कितनी हो गई, संयोजकता हो गई 2। तो यहाँ पर परमाणु भार 16, संयोजकता कितनी, 2, यानी कि इसका रासायनिक तुल्यांक कितना निकलेगा, 8 ग्राम प्रति कुलाम। ठीक है, 8 ग्राम प्रति कुलाम, ये इसकी संयोजकता Z इजिकल टू, ये इसकी संयोजकता कितनी हो गई, 8। यानी कि ये 8 जो होगा, ये इसकी संयोजकता होगी, ये इसकी क्षमता होगी, यानी कि ये 8 इलेक्ट्रॉन्स किसी को दे सकता है। ठीक है, ये दे सकता है, ये इसकी क्षमता है, ये किसी से संयोग कर सकता है, ये इस ऑक्सीजन की इतनी क्षमता कहलाती है। ठीक है, तो संयोजकता में बताया था, किसी भी तत्व के अपने रासायनिक संयोग में भाग लेने की क्षमता क्या कहलाती है, उसकी संयोजकता कहलाती है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम आगे और इसमें चर्चा करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं मोस्ट आईएमपी जो चीज है इस चैप्टर में, उसके बारे में। उसका नाम है फेराडे के विद्युत अपघटन नियम। ठीक है, फेराडेस इलेक्ट्रोलाइसिस रूल। ठीक है, जो माइकल फेराडे थे, उन्होंने विद्युत अपघटन के 2 नियम दिए थे। कितने नियम दिए थे, उन्होंने 2 नियम दिए, जिसमें उन्होंने बताया था कि इन किस प्रकार के सूत्रों से हम उनका द्रव्यमान जो होता है, उनके भार, उनकी संयोजकता के आधार पर उन्होंने 2 नियम दिए थे। उसके बारे में हम चर्चा यहाँ पर कर लेते हैं। जैसे पहला नियम देखिए, विद्युत अपघटन का पहला नियम उन्होंने क्या दिया, वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, मान के चलिए कोई ये इलेक्ट्रोलाइट है यहाँ पर मेरे पास। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट है, यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं। ठीक है, एक होता है मेरा एनोड होता है, एक कैथोड होता है। ठीक है, देखिए, जब किसी विलयन में से, समझना आप, मैं नियम बता रहा हूं, फेराडे के प्रथम नियम के अनुसार जब किसी इलेक्ट्रोलाइट में से, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट में से विद्युत धारा गुजारी जाती है,
विद्युत धारा इसमें प्रदान की जाती है, तो इन इलेक्ट्रोड्स पर, ये जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, इन इलेक्ट्रोड्स पर जमा हुआ पदार्थ, ठीक है, इन इलेक्ट्रोड्स पर जमा हुए पदार्थ का द्रव्यमान यानी कि जो m, उसको कैलकुलेट करेंगे m, जमा हुए पदार्थ का द्रव्यमान उस विलयन में प्रवाहित होने वाली धारा I, प्रवाहित होने वाली धारा I की मात्रा। अब देखिए धारा की मात्रा का मतलब होता है धारा इंटू समय, वो कितने समय के लिए विद्यमान उसमें रही, तो I इंटू टी, ठीक है, ये हो गया, के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम के अनुसार किसी इलेक्ट्रोलाइट में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके इलेक्ट्रोड पर जमा हुए पदार्थ या मुक्त हुए आयंस की मात्रा का द्रव्यमान यानी कि भार यानी m उस विलयन में प्रभावित होने वाली धारा की मात्रा के समानुपाती होता है, ठीक है। और क्या होता है, इसके रासायनिक तुल्यांक पर भी निर्भर करता है, यानी कि m अनुक्रमानुपाती I इंटू टी या फिर m इजिकल टू Z I T, क्या बोलेंगे हम इसको, Z I T। ये होता है हमारा फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम। यहां पर देखिए m मतलब हो गया पदार्थ का द्रव्यमान, ठीक है, Z हो गया हमारा यहाँ पर रासायनिक तुल्यांक। देखिए इसको आप जरूर याद रखना, ये एग्जाम में पूछ सकता है। रासायनिक, Z का मतलब मैंने ही बताया रासायनिक तुल्यांक क्या होता है, ठीक है, ये हो गया रासायनिक तुल्यांक। I हो गया क्या, प्रवाहित होने वाली इसमें विद्युत धारा का मान। T हो गया समय, सेकंड में, ठीक है। रासायनिक तुल्यांक को वोल्ट, मैंने बताया था आपको काय में करना है, ग्राम प्रति कुलाम में व्यक्त किया जाता है, द्रव्यमान को ग्राम में, ठीक है। रासायनिक तुल्यांक को ये हो गया, I धारा एम्पियर में और T समय सेकंड में, ठीक है। तो कुल मिला के जो फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम होता है उसमें यह बताया गया है कि जो पदार्थ में मुक्त हुए जो इलेक्ट्रॉन्स या पदार्थ की द्रव्यमान होगा वो उस अपघटन में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो m इजिकल टू कुल मिला के सूत्र हो गया ZI T, ठीक है। ये हो गया आपका विद्युत अपघटन का प्रथम नियम। दूसरे नियम की बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए दूसरा नियम, यहां पर दूसरा नियम बात कर लेता हूं मैं, चलिए दूसरा नियम, फैराडे के विद्युत अपघटन का दूसरा नियम। इन्होंने दो नियम दिए थे, ठीक है। दूसरा नियम, दूसरे नियम के अनुसार देखिए विभिन्न इलेक्ट्रोलाइट्स, कितने, एक नहीं दो नहीं तीन, कितने, अपन तीन ले लेते हैं, मान के चलिए तीन इलेक्ट्रोलाइट है मेरे पास, तीन विलयन है, तीनों पात्रों में तीन विलयन है, ठीक है। इनमें ये एनोड कैथोड लगे हुए हैं, ठीक है। यहां पर देखिए विभिन्न इलेक्ट्रोड में जब एक ही समय पर, ठीक है, क्या होगा इसमें, जब विभिन्न इलेक्ट्रोलाइट्स या विभिन्न विलयन में एक ही समय में, ठीक है, एक ही समय में एक समान विद्युत धारा I, एक ही समय में एक समान विद्युत धारा I प्रवाहित की जाती है, ठीक है। जब किन्हीं विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट में, विभिन्न इलेक्ट्रोलाइट या विलयन में एक ही समय में एक समान धारा प्रवाहित की जाती है तो उनके इलेक्ट्रोड पर जमा हुए पदार्थ का द्रव्यमान m क्या होगा, उनके रासायनिक तुल्यांक के अनुक्रमानुपाती होगा, रासायनिक तुल्यांक W, ठीक है, उनके रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए m इजिकल टू W, उसकी रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती, यानी कि इसका मान के चलिए भार कितना हो गया, यहाँ पर m1 हो गया, इसका m2 हो गया, इसका m3 हो गया, ठीक है। इसका यहाँ पे W1 इसका रासायनिक तुल्यांक हो गया, इसका W2 इसका W3 हो गया। तो यहाँ पर अगर मैं पहले वाले इलेक्ट्रोलाइट की बात करूं तो m1 द्रव्यमान, W1 संयोजकता, m2 द्रव्यमान, W2 संयोजकता, सॉरी रासायनिक तुल्यांक, m2 यहाँ पर m3 द्रव्यमान, W3 रासायनिक तुल्यांक। या तो इसको मैं इस प्रकार से डिनोट कर सकता हूं या फिर इसको इस प्रकार से भी डिनोट कर सकता हूं, m1 बटे W1 बराबर पर m2 बटे W2 बराबर पर m3 बटे W3। तो यहाँ पर m1 m2 क्या है, इन इलेक्ट्रोड्स पर जमा हुए पदार्थ का द्रव्यमान है, W1 W2 W3 क्या है, इन तीनों के रासायनिक तुल्यांक है। तो ये फैराडे का विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम यहाँ पर हमारा
पूरा होता है। ठीक है, चलिए अब हम इस चैप्टर में चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब हम बात कर लेते हैं विद्युत अपघटन। देखिए पूरा ये चैप्टर इलेक्ट्रोलाइसिस के ऊपर ही डिपेंड करेगा। तो विद्युत अपघटन के कुछ अनुप्रयोग हम देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है, और धातु निष्कर्षण, धातु शोधन, इसमें इसका प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं दोस्तों विद्युत लेपन। देखिए विद्युत लेपन का मतलब क्या होता है, मान के चलिए को विद्युत लेपन का मतलब ये होता है कोई एक धातु है, इस धातु के ऊपर किसी अन्य धातु की परत चढ़ाना क्या कहलाता है, विद्युत लेपन कहलाता है। यानी कि ये धातु है, इसके ऊपर किसी अन्य धातु की एक पतली सी यहाँ पर एक परत चढ़ा दी जाती है, उस परत को हम बोलते हैं क्या, विद्युत लेपन। और ये किसके द्वारा संभव होता है, ये इस विद्युत अपघटन के कारण ही संभव होता है। वो किस प्रकार से होता है मैं आपको बताता हूं। मान के चलिए, ठीक है, तो ये क्या होता है, यहाँ पर इनको विलयन में डाला जाता है जिससे कि ये अपने आयंस में विभक्त हो जाती है और इसके ऊपर एक परत चढ़ा दी जाती है। जैसे आपने देखा होगा तांबा होता है, तांबे के ऊपर, ठीक है, या पीतल या लोहा, जो लोहा होता है या पीतल होता है, उसके ऊपर क्या होता है, जो वातावरण के जो प्रभाव होते हैं, जैसे नमी वगैरह ना चढ़े उसके ऊपर, तो उसके ऊपर जैसे सीसा की पर चढ़ाई जाती है, ठीक है, सीसा लेड की, तो वो किसके द्वारा चढ़ाई जाती है, एल्यूमिनियम के ऊपर, उसके ऊपर लोहे के ऊपर चढ़ाई जाती है। इसी विद्युत अपघटन का प्रयोग करके ही चढ़ाई जाती है। इलेक्ट्रोलाइसिस ही उसमें मुख्य भूमिका निभाता है। तो इसी प्रकार मान लीजिए पीतल है, लोहा है, उसके ऊपर अगर नमी या वातावरण के प्रभाव से उसको बचाने के लिए उसके ऊपर एक पतली सी परत चढ़ा दी जाती है, जो किसके द्वारा संभव है, विद्युत, वो जो क्या कहलाती है, विद्युत लेपन। और ये इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा ही संभव, यानी कि सेल एवं बैटरी में जो विद्युत रासायनिक अभिक्रिया होती है उसी रासायनिक प्रक्रिया का प्रभाव ये होता है। ठीक है, चलिए अब मान के चलिए मैं कोई धातु ले लेता हूं, मान के चलिए मैं एक पीतल ले लेता हूं। जैसे मान के चलिए पीतल की जो एक धातु है मेरे पास, किसकी धातु है, पीतल की, ठीक है, पीतल की एक धातु है। पीतल की धातु पे मुझे सिल्वर नाइट्रेट की परत चढ़ाना है, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, ठीक है, AgNO3। अब इस पीतल की इस धातु के ऊपर मुझे AgNO3 की परत चढ़ाना है, तो मैं किसे चढ़ाऊंगा, देखिए मान के चलिए कोई मेरा ये विलयन है, ठीक है, ये मेरा एक क्या हो गया, वोल्टामीटर। वोल्टामीटर क्या होता है, जिसके अंदर विद्युत अपघटन की क्रिया या इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया पूर्ण होती है। तो इसमें क्या करूंगा मैं, सिल्वर नाइट्रेट का एक घोल है मेरा, किसका घोल है, सिल्वर नाइट्रेट का घोल है, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट का घोल है। तो जो चांदी होगी, देखिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड होंगे, एक इलेक्ट्रोड होगा यहाँ पर चांदी का, एक होगा पीतल का, किसका होगा, पीतल का। अब देखिए मैं क्या करूंगा, जब देखिए पहले जो पीतल होगा उसको तो मैं पहले अच्छी तरह से साफ कर लूंगा, ठीक है, इसको मैं क्या करूंगा, कास्टिक सोडा, जो मेरा कास्टिक सोडा होता है ना, कास्टिक सोडा में डुबाकर पहले मैं इसकी पूरी चिकनाई को यहाँ पर हटा लूंगा, ठीक है, चिकनाई को मैं यहाँ पर दूर कर लूंगा। अब देखिए जो चांदी की जो प्लेट होगी उसको मैं किससे संयुक्त करूंगा, यहाँ पर एनोड से, कैसे, एनोड से मैं इसको संयुक्त करूंगा, यानी कि प्लस से एनोड, ठीक है, चांदी की प्लेट को एनोड से संयोजित कर दूंगा। और जिस पर मुझे इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना है, जिस पर मुझे पर चढ़ाना है उसको कैथोड, उसको मैं कैथोड से संयोजित कर दूंगा, ठीक है, ये होगी एनोड, ये हो गया मेरा कैथोड, ठीक है। तो जो चांदी की जो धातु की जो प्लेट होगी उसको मैं करूंगा एनोड से संयोजित, और जिस पर मुझे परत चढ़ाना है उसको करूंगा मैं कैथोड से संयोजित, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ये जो AgNO3 का जो विलयन है पूरा, ये AgNO3 का जो विलयन है, इस पे मैं देखिए उत्प्रेरक के रूप में मैं पोटेशियम साइनाइड का सूत्र होता है KCN, पोटेशियम साइनाइड, पोटेशियम यानी K, ठीक है, और साइनाइड यानी CN, पोटेशियम साइनाइड को उत्प्रेरक के रूप में इसमें हम इस्तेमाल करेंगे। अब जैसे ही मैं इसमें विद्युत धारा का प्रवाह करूंगा, क्या करूंगा, विद्युत धारा का प्रवाह करूंगा, तो जो AgNO3 चांदी है ना, इसमें से जो आयंस होंगे वो कहां चले जाएंगे, इस पीतल की धातु के ऊपर जाकर के एक परत जमा लेंगे, ठीक है, ये विलयन भी AgNO3 का है। तो जो भी इसमें AgNO3 जो धातु होगी ना, वो इसके ऊपर अपनी एक परत चढ़ा लेगी, किसके ऊपर, इस कैथोड के ऊपर, जो कि धन आयन से ऋण आयन की ओर यहाँ पर ये आयंस हमारे गति करेंगे। तो जैसे ही विद्युत धारा प्रयोग करूंगा, इस AgNO3 की जो परत होगी वो इसके ऊपर चढ़ जाएगी। अब यहाँ पर इसकी परत यहाँ पर चढ़ चुकी है, किसकी, AgNO3 की, चांदी की परत यहाँ पर चढ़ चुकी है। इसी क्रिया को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। तो आपको एक चीज समझ में आई, विद्युत लेपन क्या होता है,
AgNO3 मैंने एक दो धातु ले ली जिसकी मुझे परत किसी और के ऊपर यानी कि पीतल के ऊपर चढ़ाना है। ठीक है, ये पीतल की छड़ को पहले मैं अच्छी तरह साफ करूंगा, कास्टिक सोडा के साथ में साफ करूंगा। उनको क्या करूंगा, फिर इसके इस पीतल की छड़ को मैं इसमें लटका दूंगा। ठीक है, पीतल की छड़ को कैथोड से कनेक्ट करूंगा और यहां पर मैंने इसको लटका दिया। और जो चांदी की छड़ होगी मेरी, चांदी का जो इलेक्ट्रोड होगा उसको भी मैं इसके अंदर लटकाऊंगा, लेकिन एनोड से कनेक्ट करके लटकाऊंगा। अब जैसे ही मैं इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करूंगा तो इस चांदी की, ये जो चांदी है इसमें से आयंस निकलकर कहां जाएंगे, सीधे इस पीतल की छड़ पर जाकर के AgNO3 की धातु की जो परत है इस पर एक महीन एक परत चढ़ा दी जाएगी। जितनी मोटी हमें परत अगर अच्छी चढ़ाना है तो विद्युत धारा का मान उतना ही कम होना चाहिए, आई का मान उतना ही कम रखो अगर इस पर ज्यादा हमें मोटी परत चढ़ाना है तो। ठीक है, तो देखिए ये आपको समझ में आया। तो ये होता है मेरा इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, किसी धातु के ऊपर किसी अन्य धातु की परत को चढ़ाना क्या कहलाता है, विद्युत लेपन या इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है। अब हम बात करते हैं धातु शोधन की। ठीक है, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। ठीक है, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल मतलब ये होता है कि किसी भी धातु की अशुद्धि को हटाना। ठीक है, कोई भी एक धातु है उसकी अशुद्धि को हम क्या करेंगे, वहां से हटा देंगे। ठीक है, उसको हटाने को क्या बोलते हैं हम, धातु शोधन। देखिए किस प्रकार से किया जाता है, मान के चलिए ये कोई इलेक्ट्रोड है। ठीक है, यहां पर ये एक अशुद्ध इलेक्ट्रोड है। कौन सा इलेक्ट्रोड है, अशुद्ध इलेक्ट्रोड है। ठीक है, इलेक्ट्रोड है, मान के चलिए तांबे का ही है, काय का है, तांबे का। और इसी का मान के चलिए कॉपर सल्फेट का इसमें विलयन डाल दिया मैंने, क्या डाल दिया, कॉपर सल्फेट का विलयन CuSO4 का इलेक्ट्रोलाइट है। इसको मैं कनेक्ट करूंगा किससे, एनोड से। देखिए जो धातु अशुद्ध होती है उसको हम कनेक्ट करते हैं एनोड से। ठीक है, जो धातु अशुद्ध होती है उसको हम कनेक्ट करते हैं एनोड से, गाय से कनेक्ट करते हैं एनोड से। और जो शुद्ध धातु, इसी की एक शुद्ध धातु होती है उसको हम कनेक्ट करते हैं कहां से, कैथोड से। ठीक है, कैथोड से कनेक्ट करते हैं। अब देखिए ये इस धातु में अशुद्धि है, ये लेकिन शुद्ध धातु है। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे ही मैं इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करूंगा, जैसे ही मैं इस विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करूंगा तो इसके जो आयंस होंगे, ठीक है, इसमें जो क्या होगा, आयंस इस विलयन में घुल जाएंगे, इस विलयन में घुलेंगे। इस विलयन में घुलने के बाद में वो कहां पहुंचेंगे, सीधे इसके ऊपर पहुंच जाएंगे। क्योंकि देखिए धन है ये है ऋण है, तो प्लस से माइनस की ओर ये आयंस जाएंगे। तो यहां पर जो भी शुद्ध धातु होगी वो इसके ऊपर, शुद्धता जो होगी वो इसके ऊपर जमा हो जाएगी और अशुद्धि इसके बॉटम में यहाँ पर रह जाती है। क्या रह जाती है, इसका मतलब ये इसकी जो अशुद्धि होगी वो तो यहाँ बॉटम में रह जाती है। आयन इलेक्ट्रोलाइटिंग की जो इलेक्ट्रोलाइसिस की जो क्रिया होती है उसके माध्यम से, और जो शुद्ध धातु के जो कण होंगे वो इस धातु के ऊपर यहाँ पर जमा हो जाते हैं। तो कुल मिला के धातु शोधन का मतलब ये होता है किसी भी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया के द्वारा अशुद्ध धातु की अशुद्धि को किसी अन्य धातु या उसी धातु के इलेक्ट्रोड पर जमा करने की प्रक्रिया धातु शोधन कहलाती है। मतलब उसकी अशुद्धि को हटा दिया, शुद्ध धातु के कण इसके ऊपर जमा हो गए, अशुद्धि क्या हो गई, यहाँ पर नीचे यहाँ पर जमा हो जाती है। ठीक है, जो अशुद्धि होगी वो यहाँ पर जमा हो जाती है, इसी को कहते हैं हम धातु शोधन। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में अभी इतना ही। तो ये जो मैंने आपको बताया है इलेक्ट्रोलाइसिस, जो बैटरी सेल के बारे में आपको बता रहा हूँ, ये इसका पार्ट 1 होगा। क्योंकि देखिए ये चैप्टर भी बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो रटने के लिए नहीं बनी है, उनको समझने के बाद ही हमें समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए धातु शोधन, धातु निष्कर्षण, यहाँ पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग हमने पढ़ लिया है, जो मेन जो एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए मैं आप सभी से विदा चाहता हूँ। आप इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिएगा। ठीक है, और इस पे कमेंट्स करिए, कोई डाउट्स हो आपके दिमाग में तो कमेंट भी कर सकते हैं। इसको लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, और नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे कि नई वीडियो आपको जल्दी से जल्द जैसे ही मैं अपलोड करूं और आपको मिल जाए। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री श्याम, जय हिंद, जय भारत।